नमस्कार दोस्तों। डेट आज के देखो 6 जून 2026 है। स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आर्टिकल हम आज डिस्कस करेंगे मिडिल क्लास से संबंधित। दूसरा आर्टिकल आज हम डिस्कस करेंगे सरकार ने डब्ल्यूपीआई को छोड़ के अब महंगाई कैलकुलेट करने के लिए पीपीआई को अपनाने का फैसला लिया है 15 जून से। तो ये आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। और तीसरा आर्टिकल हम इंडिया यूएस के बीच में ट्रस्ट डेफिसिट से संबंधित डिस्कस करेंगे। और ये देख लीजिए, ये टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए, स्कैन कर सकते हो। अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारी आज के डिस्कशन में फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल इन्फ्लेशन से संबंधित है। आप ना सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, इस आर्टिकल को हम डिस्कस करना स्टार्ट करें उससे पहले ना कुछ बेसिक टर्म्स के मतलब मैं आपको बता देता हूं ताकि आर्टिकल आपको अच्छे से समझ में आए। सबसे पहले है डब्ल्यूपीआई, मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स। ये क्या करता है? ये प्राइस इंडेक्स देखो होलसेल लेवल पे ना गुड्स के प्राइसेस को ट्रैक करता है। मतलब ये सिर्फ सामान के प्राइसेस को ट्रैक करता है, यानी सिर्फ गुड्स के प्राइसेस को ट्रैक करता है, सर्विसेज के प्राइसेस को ट्रैक नहीं करता है। और कहां पे ट्रैक करता है? होलसेल लेवल पे। नेक्स्ट है पीपीआई। पीपीआई मतलब प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। ये देखो प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से प्राइसेस को ट्रैक करता है। मतलब जो फैक्ट्री का मालिक है ना, जो सर्विस प्रोवाइडर है, उसके पर्सपेक्टिव से प्राइसेस को ट्रैक करता है। और इसमें ना गुड्स और सर्विसेज दोनों आते हैं। नेक्स्ट है बेसिक प्राइस। ये देखो वो पैसा है जो प्रोड्यूसर को मिलता है। प्रोड्यूसर जानते हो? फैक्ट्री ओनर। मतलब देखो टैक्स हटा के और ट्रांसपोर्ट का खर्चा हटा के जो पैसा प्रोड्यूसर को मिलता है ना, वो है बेसिक प्राइस। मतलब एकदम फैक्ट्री गेट की कॉस्ट, अभी टैक्स नहीं भरा है, ट्रांसपोर्ट में गया नहीं है माल इधर उधर, बस वो है बेसिक प्राइस। इसके बाद नेक्स्ट आता है परचेजर प्राइस। ये क्या है? ये है प्रोड्यूसर के द्वारा जो प्राइस पे किया जाता है ना रॉ मटेरियल के लिए, वो होता है परचेजर प्राइस। इसमें ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट भी ऐड हो जाती है, क्योंकि रॉ मटेरियल मंगवाया है, ट्रांसपोर्ट का खर्चा तो लगेगा ना, और मार्जिन भी ऐड हो जाते हैं। तो परचेजर प्राइस मतलब प्राइस पेड बाय प्रोड्यूसर फॉर रॉ मटेरियल। फिर नेक्स्ट है एसएनए। एसएनए मतलब सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स। ये देखो एक ना इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क है जिससे ना दुनिया भर की कंट्रीज ना अपनी जीडीपी को मेजर करती हैं, अपनी इकोनॉमी को मेजर करती हैं। तो ये है सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स। इसकी सहायता से अलग अलग देश अपनी जीडीपी को मेजर करते हैं, अपनी इकोनॉमी को मेजर करते हैं। फिर नेक्स्ट है डबल काउंटिंग। देखो एक ही प्रोडक्ट की वैल्यू जब अलग अलग स्टेजेस पर बार बार कैलकुलेट हो जाती है ना, काउंट हो जाती है, तो उसे बोलते हैं डबल काउंटिंग। अभी आगे एग्जांपल की सहायता से आएगा भी। तो डबल काउंटिंग की वजह से ना महंगाई कई बार बढ़ जाती है। चलो अब आगे चलते हैं। अब जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है ना, अभी हमारे देश में यूज होता है महंगाई कैलकुलेट करने के लिए, इसमें ना कमियां हैं। एग्जाम्पल की सहायता से राइटर बताते हैं। मान लो आप एक डॉक्टर के पास गए और उसने ना आपका ब्लड टेस्ट किया, लेकिन सिर्फ आधी बॉडी का टेस्ट किया। तो आप बताओ क्या वो सही इलाज कर पाएगा? आंसर जाहिर तौर पे नो है। तो उसी प्रकार से होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है, डब्ल्यूपीआई जो है, हमारी इकोनॉमी का ना आधा ब्लड टेस्ट है। डब्ल्यूपीआई में सबसे एक फंडामेंटल फ्लॉ जानते हो क्या है? कवरेज। आज देखो इंडिया की जीडीपी में ना सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना है? 55% से ज्यादा है। आईटी मान लीजिए, बैंकिंग, लॉजिस्टिक्स, ये हमारी 30% वर्कफोर्स को एम्प्लॉयमेंट देता है। लेकिन देखो हैरानी वाली बात यह है, डब्ल्यूपीआई इंडेक्स जो है, जिसको आज के समय में सरकार मानती है महंगाई कैलकुलेट करने के लिए, डब्ल्यूपीआई सर्विसेज को ना कंप्लीटली इग्नोर कर देता है। डब्ल्यूपीआई सिर्फ और सिर्फ गुड्स को मेजर करता है। अगर देखो इकोनॉमी का आधा हिस्सा हम मेजर ही नहीं कर रहे हैं, तो भाई जाहिर तौर पे डब्ल्यूपीआई जो है वो आधा इंडिकेटर है, पूरा इंडिकेटर नहीं है। दूसरी कमी डब्ल्यूपीआई में क्या है? डबल काउंटिंग की। एग्जाम्पल देके समझाता हूं। मान लो एक किसान ने ना गेहूं उगाया, डब्ल्यूपीआई ने इन्फ्लेशन काउंट किया, उस गेहूं से आटा बना, डब्ल्यूपीआई ने आटे का जो प्राइस है वो वापस से काउंट कर लिया। फिर उस आटे से ब्रेड बना, डब्ल्यूपीआई ने ब्रेड का प्राइस फिर से काउंट कर लिया। एक ही गेहूं का इफेक्ट 3 बार काउंट कर लिया गया डब्ल्यूपीआई के द्वारा,
तो इस वजह से इन्फ्लेशन जो है वो आर्टिफिशियली ज्यादा लगती है, आर्टिफिशियली डिस्टोर्टेड लगती है। तो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम है डब्ल्यूपीआई में। अब यहां पे एक नया इंडेक्स आता है पीपीआई। पीपीआई मतलब प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। पीपीआई देखो इन्फ्लेशन को ना वहां पे कैप्चर करता है जहां से ना इकोनॉमिक एक्टिविटी का जन्म होता है। वो क्या है? वो है फैक्ट्री गेट। याद कीजिए, बेसिक टर्म मैंने आपको बताया था। ये देखो, पीपीआई ट्रैक्स प्राइसेस फ्रॉम प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू, और ये गुड्स एंड सर्विसेज दोनों को कैप्चर करता है। लेकिन देखो, पीपीआई के ना दो जुड़वा भाई भी हैं, और इन दोनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। पीपीआई के दो जुड़वा भाई कौन कौन से हैं? इनपुट पीपीआई और आउटपुट पीपीआई। इनपुट पीपीआई का मतलब क्या है? प्रोड्यूसर ने रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल कितने में खरीदा, यह है इनपुट पीपीआई। और आउटपुट पीपीआई मतलब प्रोड्यूसर ने फाइनल प्रोडक्ट कितने में बेचा। तो जो इनपुट पीपीआई है ना, इसमें देखो ट्रांसपोर्ट और जो मार्जिन है वो शामिल है। लेकिन आउटपुट पीपीआई है ना, ये बेसिक प्राइस है। ये जो मैंने दो आपको बताए थे ना, बेसिक प्राइस और परचेजर प्राइस। बेसिक प्राइस को हम इनपुट पीपीआई कहते हैं और आउटपुट पीपीआई को हम परचेजर प्राइस कहते हैं। परचेजर प्राइस में याद करो टैक्स और ट्रांसपोर्ट एक्सक्लूडेड होता है। आपको एग्जांपल से समझाता हूं, एग्जांपल से चीजें अच्छे से समझ में आती हैं। टाटा स्टील एक कंपनी है, वो कार बनाने वाली कंपनी टाटा मोटर्स को ना स्टील बेचती है। अब टाटा स्टील को ना आयरन और कोयला लेने में ना जो इन्फ्लेशन झेलना पड़ता है ना, वो है इनपुट पीपीआई। कच्चा माल खरीदने में जो इन्फ्लेशन झेलना पड़ता है वो है इनपुट पीपीआई। अब जब उन्होंने देखो स्टील रेडी कर दिया और बेच दिया टाटा मोटर्स को, तो उसको बोलते हैं आउटपुट पीपीआई। जब इन दोनों को अलग अलग ट्रैक करेंगे ना, तो क्लियर पता चलेगा कि इकोनॉमी में ना महंगाई आ कहां से रही है। तो ये चीज ना डबल काउंटिंग की बीमारी को जड़ से खत्म कर देगी। अब इसके बाद राइटर बोलते हैं, वर्ल्ड बैंक और यूएन का देखो ये कहना है कि इकोनॉमी को ना सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स यानी एसएनए के फ्रेमवर्क पर सबको मेजर करना चाहिए। दुनिया के ज्यादातर देशों ने, जैसे यूएस ने, यूके ने, जापान ने, बहुत पहले ही डब्ल्यूपीआई को ना कचरे के डब्बे में डाल दिया। लेकिन देखो, हम अभी तक डब्ल्यूपीआई यूज कर रहे थे, लेकिन अब सरकार ने डिसाइड किया है कि 15 जून से हम भी पीपीआई को यूज करेंगे, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स को यूज करेंगे 15 जून से। अब आप रियल सिनेरियो देखो। नोबेल लॉरिएट थे मिल्टन फ्रीडमैन। उन्होंने एक बात बोली थी, इन्फ्लेशन इज टैक्सेशन विदाउट लेजिस्लेशन। मतलब महंगाई सीधा सीधा किसको हिट करता है? कंज्यूमर को हिट करता है। लेकिन देखो, अचानक नहीं हिट करता वो। अगर मान लो क्रूड ऑयल और स्टील महंगा होगा तो ऑटो सेक्टर के मार्जिन पे दबाव पड़ेगा और कंपनी जो है वो कंज्यूमर तक प्राइस पास करने में थोड़ा टाइम लेगी। तो अगर देखो आप इनपुट पीपीआई को देखोगे ना, तो आपको पहले ही पता चल जाएगा कि 2 महीने बाद कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बढ़ने वाला है। समझ गए? तो सरकार कुछ कदम उठा सकती है। तो पीपीआई जो है वो सीपीआई का यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का लीडिंग इंडिकेटर है। और एक चीज और आपको बोलता हूं, ये नीचे वाला पॉइंट देखो, एग्जांपल की सहायता से बताता हूं। मान लो हाईवे बनते आपने देखे होंगे, एक ब्रिज बनने में 5-10 साल लगते हैं। अब ना इन सिविल कॉन्ट्रैक्ट्स में ना एक प्राइस एस्केलेशन क्लोज होता है। मतलब अगर लोहा या सीमेंट महंगा हुआ तो सरकार कॉन्ट्रैक्टर को ना ज्यादा पैसा देगी डब्ल्यूपीआई के हिसाब से। अगर सरकार देखो कल डब्ल्यूपीआई बंद कर दे तो सारे जो पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स में पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनमें लीगल डिस्प्यूट हो जाएगी। इसलिए सरकार ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला कि अगले 5 साल तक डब्ल्यूपीआई और पीपीआई दोनों आएंगे। कॉन्ट्रैक्टर्स को ना टाइम दिया गया है कि वो अपने जो एग्रीमेंट्स है ना नए बेंचमार्क पे रीनेगोशिएट कर सकें। तो ये सरकार ने किया है कि अगले 5 साल तक दोनों आएंगे ताकि कॉन्ट्रैक्टर अपने एग्रीमेंट्स को रीनेगोशिएट कर सकें। अभी जो आरबीआई गवर्नर है ना शक्तिकांता दास, उनको देखो इंटरेस्ट रेट्स भी सेट करने होते हैं, आपको पता है। अभी तक ना वो एक ऐसे इंडेक्स पर डिपेंड करते थे जो डिस्टोर्टेड था, लेकिन अब आरबीआई के पास में क्लीन टूल आएगा
जो सर्विसेज को भी कवर करेगा, यानी मॉनेटरी पॉलिसी का जो ट्रांसमिशन है वो और बेहतर ढंग से हो सकेगा, यानी मॉनेटरी पॉलिसी और ज्यादा इफेक्टिव होगी। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था मॉनेटरी पॉलिसी की इफेक्टिवनेस से संबंधित मेंस में। लेकिन अब कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, सब कुछ परफेक्ट नहीं है, हर चीज अपने साथ कुछ देखो चैलेंजेस भी लाती है। तो सबसे पहला चैलेंज है डेटा एसिमेट्री। गुड्स का डेटा जो है वो देखो हर महीने आता है, बट शुरुआत में देखो जो सर्विसेज पीपीआई है ना वो सिर्फ क्वार्टरली आएगा, यानी हर 3 महीने में एक बार आएगा। अब देखो जिस इकोनॉमी में सर्विसेज बोस हैं, सर्विस सेक्टर बोस है, वहां पे डेटा 3 महीने डिले से आएगा, तो रियल टाइम इन्फ्लेशन देखो आप बताओ कैसे पता लगेगा, कैसे ट्रैक होगा। तो ये आरबीआई के लिए एक बड़ा चैलेंज है डेटा एसिमेट्री। दूसरा है मैसिव न्यू बास्केट। अब सरकार ने देखो वो बास्केट ऑफ आइटम्स जिसके बेसिस पे इन्फ्लेशन डिसाइड होती है, सरकार ने बास्केट आइटम्स को ना 697 से बढ़ा के 957 कर दिया। पहले देखो जिस बास्केट पे सरकार महंगाई काउंट करती थी ना, उस बास्केट में सिर्फ 697 आइटम्स थे, अब आइटम्स बढ़ के 957 हो गए हैं। तो अब देखो सोलर, विंड और न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी भी इसमें शामिल की गई है, तो इतने सारे आइटम्स को ट्रैक करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, वो भी करेक्ट डेटा को। नेक्स्ट है डेटा क्वालिटी चैलेंज। अब देखो डिजाइन कितना भी अच्छा हो, अगर ग्राउंड से डेटा सही ढंग से कलेक्ट नहीं होता है तो सब बेकार हो जाएगा। आप कचरा डालोगे तो कचरा मिलेगा। अब इंडिया जैसी डाइवर्स कंट्री में ना रियल टाइम प्राइस कलेक्शन एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, आसान नहीं है ये चीज, रियल टाइम पे एक्यूरेट डेटा कलेक्ट करना। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। अब लास्ट में ये कीवर्ड्स है जो आप यूज कर सकते हो, ये डिफरेंस बता दिए डब्ल्यूपीआई और पीपीआई के बीच में, अगर यूपीएससी पूछ ले तो ये कीवर्ड्स हैं जो आप आंसर्स में यूज कर सकते हो, और ये मेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 है जो आपको अटेम्प्ट करना है। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो मिडिल क्लास से संबंधित है। आप ना सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इंक्लूसिव ग्रोथ से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो पिछले कुछ सालों में आप देखोगे ना इंडिया में बहुत सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए हैं, इंडिया ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन भी देखा है, और कई मायनों में देखें तो पब्लिक सर्विसेज की डिलीवरी अच्छी भी हुई है। अभी भी बहुत सारी जगहों पर दिखते हैं, हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, लेकिन काफी सारी चीजों की डिलीवरी ऑनलाइन हो गई है, फिजिकली जाना नहीं पड़ता जनता को। तो इसकी वजह से ना मिडिल क्लास हमारे देश में जो है ना, उस मिडिल क्लास का लिविंग स्टैंडर्ड और एस्पिरेशन दोनों बढ़े हैं। आप डेटा देखिए, डेटा ये कहता है 2011 से 2019 के बीच में ना इंडिया का जीडीपी पर कैपिटा 53% बढ़ा है। वो बात अलग है, चाइना जैसे देशों का पर कैपिटा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। फिर आप 1995 से लेकर 2021 के बीच में देखोगे मिडिल क्लास की जो पॉपुलेशन है वो हर साल 6.3% की रेट से ग्रो कर जाती है, और आज इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का लगभग 31% जो है वो मिडिल क्लास है। आप पूछोगे सर क्या मैं मिडिल क्लास में हूं, कौन लोग मिडिल क्लास में आते हैं? देखो हर देश की डेफिनेशन ना अलग होती है, लेकिन इंटरनेशनली वर्ल्ड बैंक ना हर साल इकोनॉमीज को ना क्लासिफाई करता है जीएनआई पर कैपिटा के आधार पे। तो वो देश जहां पे पर कैपिटा इनकम $1135 से कम है वो लो इनकम कम कैटेगरी, जहां पे देश की पर कैपिटा इनकम 1136 से लेके $4495 के बीच में है वो लोअर मिडिल इनकम कंट्री, जिनकी 4496 से लेके 13935 के बीच में वो अपर मिडिल इनकम कंट्री, और जिनकी 13935 से ज्यादा वो हायर इनकम कंट्री में आते हैं। समझ गए? जीएनआई का मतलब समझ गए ना, हम जीएनआई पर कैपिटा की बात कर रहे हैं। तो जीएनआई मतलब देश के रेजिडेंट्स के द्वारा जो इनकम कमाई जाती है ना उसका टोटल, चाहे वो डोमेस्टिक इनकम हो या इंटरनेशनल इनकम हो, सारी इनकम का मिला के टोटल जो निकालेंगे वो निकलेगा जीएनआई। आप पूछोगे सर वाई जीएनआई, वाई नॉट जीडीपी? क्योंकि देखो जीडीपी जो है वो तो देश के बॉर्डर के अंदर जो प्रोडक्शन होता है ना सिर्फ उसे मेजर करता है, जबकि जीएनआई जो हमारे देश के रेजिडेंट्स बाहर रहते हैं, गल्फ में रहते हैं, यूएस में रहते हैं, वो जो इनकम कमाते हैं ना उसको भी कैलकुलेट करता है जीएनआई। तो इंडिया अभी कौन सी पोजीशन में आता है? इंडिया देखो अभी लोअर मिडिल इनकम कैटेगरी में आता है, लेकिन इंडिया हायर इनकम कैटेगरी में जाना चाहता है। 2047 तक हमारा लक्ष्य है, हम हमारे देश को विकसित भारत बनाना चाहते हैं।
अब इसके बाद राइटर मिडिल क्लास की बात करते हैं। हमारे देश की मिडिल क्लास का डीएनए कैसा है? सबसे पहली चीज देखो, देश की जो मिडिल क्लास है ना, वो अमीर अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन वो एस्पायरेशनल है, वो सपने देखने वाली है, वो अपवर्ड मोबिलिटी चाहती है। आप वेस्ट की मिडिल क्लास देखोगे ना, वेस्ट की मिडिल क्लास अपने स्टैंडर्ड को सिर्फ मेंटेन करना चाहती है, लेकिन हमारे देश की मिडिल क्लास अपने स्टैंडर्ड को ना अपग्रेड करना चाहती है, अमीर बनना चाहती है। दूसरी चीज, हायर स्पेंडिंग ऑन ह्यूमन कैपिटल। देखो, एक टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली को आप देखोगे ना, वो अपनी आमदनी का ना बहुत बड़ा हिस्सा कहाँ पे लगाता है? वो बच्चों की पढ़ाई पर लगाता है, कोचिंग की फीस पे लगाता है, वो हेल्थ पे खर्चा करता है। क्यों? ताकि बच्चों का जो फ्यूचर है वो सेफ हो, बच्चों का जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो। आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, इवन आपके माँ बाप भी देखो यही चाहते हैं। तो मिडिल क्लास फैमिली ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज्यादा करती है। नेक्स्ट है मिसिंग मिडिल प्रॉब्लम। अब देखो, यूरोप में ना सरकारें जो हैं वो सबको वेलफेयर देती हैं, लेकिन इंडिया में ज्यादातर वेलफेयर जो होता है वो गरीब परिवारों का होता है। बिलो पॉवर्टी लाइन को सरकार सब्सिडीज देती है, लेकिन इस वजह से ना हमारे देश की मिडिल क्लास अब वो क्या है, ना तो देखो गरीबों जैसी सब्सिडीज उनको मिलती है, ना ही उनकी आमदनी इतनी ज्यादा है कि महंगाई एकदम से बढ़ जाए तो वो उस शोक को एकदम से एब्जॉर्ब कर पाए। तो बीच में पिस जाती है मिडिल क्लास, क्योंकि अमीरों को तो कोई फर्क पड़ता नहीं है और गरीबों की मदद सरकार करती है, लेकिन बीच में मिडिल क्लास को कुछ नहीं मिलता। फिर नेक्स्ट है फैमिली सेंट्रिक मॉडल। अब मिडिल क्लास में ना ज्यादातर इंटरजनरेशनल सपोर्ट वाला सिस्टम चलता है। आप एक मिडिल क्लास इंसान की तरफ देखो, एक तरफ उसे बच्चों की स्कूल फीस देनी होती है, दूसरी तरफ अपने बुजुर्ग माँ बाप का ख्याल रखना होता है। तो इस वजह से ना सैंडविच जनरेशन भी कहते हैं मिडिल क्लास को। फिर नेक्स्ट है इंजन ऑफ फ्यूचर ग्रोथ। देखो, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये कहता है कि डेवलप नेशंस का जो कंजप्शन है ना वो रुक गया है, वहां पे एक लेवल से ज्यादा कंजम्पशन बढ़ नहीं रहा है, लेकिन इंडिया की जो मिडिल क्लास है ना वो ग्लोबल कंजम्पशन का नया ड्राइवर होगी। इस वजह से डेवलप कंट्रीज भी इंडिया की मिडिल क्लास की तरफ देख रहे हैं अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए। जैसे एप्पल के आईफोन हैं, हमारे देश के मिडिल क्लास कितने एप्पल के आईफोन खरीदती है, सोच के देखो। तो अब आप कंपेरेटिव एनालिसिस करोगे इंडिया वर्सेस डेवलप नेशंस के बीच में, अगर यूपीएससी मान लो ये पूछ ले तो ये सारे पॉइंट्स आप दे सकते हो। इंडिया की मिडिल क्लास और डेवलप कंट्रीज की मिडिल क्लास के बीच में ये डिफरेंसेस हैं। जैसे मैंने आपको बताया, वेस्ट में स्टेट का जो वेलफेयर सपोर्ट सिस्टम होता है काफी स्ट्रोंग होता है, हमारे देश में मिडिल क्लास को हेल्प नहीं मिलती। यूरोप में कंजप्शन लेवल उनका मिडिल क्लास का ज्यादा है, लेकिन सैचुरेट हो गया, बढ़ नहीं रहा है। लेकिन इंडिया की मिडिल क्लास का कंजप्शन लेवल बढ़ रहा है। वहां की मिडिल क्लास ट्रैवल पे, लाइफस्टाइल पे ज्यादा खर्चा करती है, हमारे देश की मिडिल क्लास बच्चों की फीस पे, हेल्थ पे ज्यादा खर्चा करती है। तो ये डिफरेंस आप दे सकते हो। अब देखो, नेक्स्ट एक बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि मिडिल क्लास इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? सबसे पहली चीज, कंजप्शन और ग्रोथ के लिए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के प्रोजेक्शन के हिसाब से 2036 तक ना इंडिया की जो मिडिल क्लास है और एफ्लुएंट कंज्यूमर्स हैं, यानी अमीर कंज्यूमर्स हैं और मिडिल क्लास दोनों मिला के देश के टोटल खर्च का 93% काउंट होगा इनका। अरे आसान भाषा में बताता हूं, टोटल जितना खर्चा होगा ना 2036 तक, उसका 93% खर्चा तो 2036 तक देश की मिडिल क्लास और अमीर लोग करेंगे। बाकी गरीब लोग तो देश के टोटल खर्च का सिर्फ 7% करेंगे। और देखो, जब मिडिल क्लास लोग ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करते हैं ना, तो देश को प्रोडक्टिव वर्कफोर्स मिलती है। अब मिडिल क्लास वाले अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के आईआईटीज में भेजते हैं, तो देश को तो बढ़िया प्रोडक्टिव वर्कफोर्स मिल गई ना। नेक्स्ट है फिस्कल बैकबोन। अब देश का जो लंबा चौड़ा इनकम टैक्स रेवेन्यू है, जीएसटी रेवेन्यू है, वो मिडिल क्लास की बदौलत आता है। ये लोग अच्छी गवर्नेंस और अच्छी अकाउंटेबिलिटी डिमांड करते हैं। अदरवाइज देखो, आप कभी भी देखिएगा, गरीब लोगों को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, उनको सरकार सब्सिडी देती है, थोड़ा सा साक्षरता का अभाव होता है। कई बार गरीब लोग बेचारे मान लेते हैं कि हमारा फ्यूचर तो यही है, वो सरकार से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते। लेकिन मिडिल क्लास ज्यादा पढ़ी लिखी होती है, वो दुनिया भर के देशों का सिस्टम देखती है, फिर वो
क्वेश्चन पूछती है सरकारों से कि भाई बताओ, मैं टैक्स दे रहा हूं, रोड क्यों नहीं बन रही है। समझ गए। फिर नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड अकाउंटेबिलिटी। देखो एक स्ट्रॉन्ग मिडिल क्लास ना क्या करती है, एक्सट्रीम इनइक्वालिटीज को रोकती है। ये लोग ट्रांसपेरेंसी की मांग करते हैं, ये लोग रूल ऑफ लॉ की मांग करते हैं, ये लोग इंस्टीट्यूशंस में रिफॉर्म्स की मांग करते हैं। तो इससे देश आगे बढ़ता है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक रिजिलियंस बफर। अब मान लो ग्लोबल रिसेशन आ गया, देश का एक्सपोर्ट रुक गया, लेकिन मिडिल क्लास स्ट्रॉन्ग है ना, तो मिडिल क्लास की बदौलत देश की इकोनॉमी के पहिए चलेंगे, मिडिल क्लास की बदौलत देश की जो ग्रोथ रेट है वो बढ़ेगी। तो ये फायदा है मिडिल क्लास का। इसी वजह से देखो सरकार ना थोड़ी बहुत रिलीफ तो मिडिल क्लास को देती है। जैसे जुलाई 2024 में इनकम टैक्स की जो लिमिट थी वो 12 लाख बढ़ा दी गई थी, और सैलरीड के लिए 12,75,000। और जीएसटी 2017 में आया, इससे टैक्स सिंप्लीफाई हो गया। यूनिफाइड पेंशन प्लान भी लागू हो गया अप्रैल 2025 से। अब ये जो पेंशन प्लान है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को इन्फ्लेशन से लिंक करके एश्योर्ड पेंशन देता है। इंश्योरेंस में सरकार का लक्ष्य ये है 2047 आते आते सबका इंश्योरेंस करना है। हर नागरिक के पास में हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और प्रॉपर्टी इंश्योरेंस होना चाहिए, मेडिकल इंश्योरेंस होना चाहिए। देश में आईआईटीज की संख्या पहले 16 थी, बढ़ा के 23 कर दी गई है। और इसके अलावा घर का सपना पूरा करने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 लॉन्च किया, और मई 2026 तक ना 98.1 लाख घर डिलीवर हो चुके हैं इस प्रधानमंत्री आवास 2.0 योजना में। तो सरकार की स्कीम्स आपको पता होनी चाहिए। एयरपोर्ट की संख्या बढ़ा दी गई है, पहले 74 थी, अब 165 हो गई है। डिजिटल लॉकर, उमंग जैसी स्कीम्स की सहायता से सर्विसेज की डिलीवरी इजी हो गई है। मेट्रोज की संख्या बढ़ गई है हमारे देश के शहरों में। लेकिन फिर भी देखो चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस जैसे जॉबलेस ग्रोथ एंड स्किल मिसमैच। पढ़ाई तो कर ली मिडिल क्लास के युवा लोगों ने, लेकिन इंडस्ट्री को चाहिए स्किल्स, बट जो पढ़ाई की है उससे स्किल नहीं मिली। नेक्स्ट, जो लिविंग की कॉस्ट है वो बढ़ रही है, मिडिल क्लास बेचारा ईएमआई के बोझ तले दब रहा है। इलाज महंगा, पढ़ाई महंगी, घर का किराया महंगा, सब कुछ महंगा, तो सेविंग जो है वो धीरे धीरे खत्म हो रही है। फिर एक बड़ा वर्ग देखो अभी भी गिग इकोनॉमी में है या फिर इनफॉर्मल सेक्टर में है, जहां पे ना तो देखो पेंशन मिलती है, ना जॉब सिक्योरिटी मिलती है। और देखो एक चीज, जीडीपी बढ़ रही है, लेकिन जीडीपी, बढ़ती हुई जीडीपी की जो मलाई है वो सिर्फ देखो अमीर लोग खा रहे हैं, और अमीर लोगों को ना बढ़ती जीडीपी का लाभ नहीं मिल रहा है। तो वे फॉरवर्ड में क्या कहते हैं राइटर, जॉब क्रिएशन होना चाहिए सनराइज सेक्टर में। सनराइज सेक्टर देखो उभरते हुए सेक्टर जैसे एआई है, सेमीकंडक्टर है, ग्रीन एनर्जी है, इनमें अच्छी सैलरी वाली जॉब जनरेट होनी चाहिए। स्किल गैप सरकार ब्रिज करे, इंडस्ट्री को जो चाहिए वो कॉलेजेस में मिलना चाहिए। अर्बन इकोसिस्टम डेवलपमेंट, मतलब देखो रेंटल हाउसिंग को प्रमोट करो, और मास ट्रांसपोर्टेशन सस्ता करो, अच्छा करो। सोशल सेफ्टी नेट होना चाहिए गिग वर्कर के लिए, फ्रीलांसर जो वर्कर हैं उनके लिए। तो ये सारी बेसिक पॉइंट राइटर देते हैं, ये होना चाहिए। इसके अलावा लास्ट में है डिजिटल एंड फाइनेंशियल एम्पावरमेंट। जो जैम ट्रिनिटी है ना, जनधन अकाउंट, आधार और मोबाइल, इनको और डीप करना होगा ताकि लोगों में और ज्यादा फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़े और वो इन्फ्लेशन से बच सकें। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। ये पीवाईक्यू है पास्ट में, जहां पे देखो आज के आर्टिकल के पॉइंट यूज हो सकते हैं, और ये प्रीलिम का क्वेश्चन है जो आपको अटेम्प्ट करना है। ये मेंस का पोटेंशियल क्वेश्चन नंबर 2 है जो आपको अटेम्प्ट करना है। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, इंडिया यूएस रिलेशनशिप से संबंधित है। आप ना सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो क्वाड जो 4 देशों का ग्रुप है ना, जिसके बारे में हमने 1-2 दिन पहले आर्टिकल भी डिस्कस किया था, इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये इंडो पैसिफिक रीजन में बना ग्रुप है चाइना के अगेंस्ट। लाइक माइंडेड कंट्रीज एक साथ आए। अब इस ग्रुप को लेकर ना बाइडेन ने एक बात बोली थी, 21st सेंचुरी कंसिक्वेंशियल पार्टनरशिप, यानी 21वीं शताब्दी की सबसे इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप। लेकिन भाई ट्रंप इसे बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देते। तभी तो देखो क्वाड के मेंबर कंट्रीज के जो स्टेट हेड है ना, उनका समिट हुआ ही नहीं है, बस विदेश मंत्रियों का समिट हो गया।
इससे पता लगता है कि कोई देश क्वाड को या किसी ग्रुप को कितना तवज्जो दे रहा है। और राइटर एक बात बोलते हैं कि पिछले साल भी क्यों, 2024 में ही, चलो मान लो पिछले साल मान लो, रिलेशन इतने ज्यादा खराब हो गए 2025 में, खास करके ऑपरेशन सिंदूर के बाद में, वो ट्रस्ट डेफिसिट ना अभी तक फिल नहीं हुआ है। ट्रस्ट डेफिसिट क्यों आया? एक तो देखो ऑपरेशन सिंदूर के बाद में ना, चूंकि पाकिस्तान यूएस की हेल्प कर रहा था ईरान क्राइसिस से निपटने में, तो भाई यूएस के राष्ट्रपति ट्रंप ने ना पाकिस्तान के लीडर्स की बार बार तारीफ की, जिससे इंडिया अनकंफर्टेबल हो गया काफी ज्यादा। दूसरा, फिर ट्रंप ने हमारे खिलाफ इतने ज्यादा टैरिफ लगा दिए, 50% टैरिफ लगाए, इवन 25% टैरिफ तो इसलिए थे क्योंकि इंडिया यूएस से तेल परचेज कर रहा था। तो इंडिया को इससे काफी धक्का लगा कि भाई तुम कौन होते हो हमें बताने वाले, आप रिस्पेक्ट से हमें ट्रीट नहीं कर रहे हो। इंडिया ने इसको अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का उल्लंघन माना। फिर क्वाड को भी डाउनग्रेड कर दिया ट्रंप ने। जैसे मैंने बताया, क्वाड मेंबर कंट्रीज के हेड की मीटिंग भी नहीं हुई है। तो अब ये जो मार्क रूबियो आए थे ना, इनके मिनिस्टर, तो इनकी विजिट से उम्मीद थी कि अब शायद सब कुछ ठीक होगा इंडिया यूएस के बीच में, लेकिन इन्होंने कुछ खास किया नहीं। आतंकवाद के मामले में ये बिल्कुल चुप रहे, इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि पाकिस्तान की तारीफ कर रहे थे इंडिया में आके। और इन्होंने एक फर्जी बात भी बोल दी कि $500 बिलियन का सामान खरीदेगा इंडिया, लेकिन बाद में इंडिया ने खंडन किया कि भाई ऐसी कोई डील हुई नहीं है। और जब ये वापस यूएस पहुंचे तो कैबिनेट की मीटिंग हुई। कैबिनेट की मीटिंग में इन्होंने तमाम तरह की बातें बोली। इबोला के बारे में बोला, क्योंकि कई सारे देशों की विजिट पे ये एक साथ गए थे ना, तो इन्होंने इबोला के बारे में बोला राष्ट्रपति ट्रंप को, क्यूबा के बारे में बोला, वेनेजुला विजिट के बारे में बोला, आर्मीनिया में ये रुके उसके बारे में भी बोला। लेकिन इंडिया में ये प्रधानमंत्री मोदी से मिले, उसके बारे में नहीं बोला इन्होंने। इंडिया में ये आए, क्वाड के मीटिंग इन्होंने अटेंड की, क्वाड के बारे में इन्होंने कुछ नहीं बोला। तो इससे एक चीज ये जाहिर होती है कि अमेरिका के कैलकुलस में ना इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक वैल्यू है ना अभी कमजोर हो गई है। और फिर इसके बाद में राइटर ना 4 चीजें बोलते हैं कि देखो ऐसा नहीं है कि इंडिया और यूएस की दोस्ती हमेशा के लिए घट जाएगी। 4 पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से दोनों देश आपस में जुड़े रहेंगे। पहला, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। दोनों देश ये चाहते हैं इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना की दादागिरी नहीं चलनी चाहिए, सी लेन्स सिक्योर रहनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है एआई एंड सेमीकंडक्टर। क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के मामले में स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशन दोनों देशों के बीच में देखने को मिलेगा। और देखो दोनों देश डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, शेयर्ड वैल्यूज हैं, तो अथॉरिटेरियनिज्म के अगेंस्ट, जैसे चाइना जैसे देशों के अगेंस्ट में डेमोक्रेसीज का जो ग्रुप है, उस ग्रुप में भी इंडिया और यूएस साथ हैं। फिर नेक्स्ट, डिफेंस एंड एनर्जी सिक्योरिटी। यहां पे भी दोनों के बीच में कोलैबोरेशन का काफी स्कोप है। लेकिन देखो लास्ट में राइटर ना एस जयशंकर की बात को कोट करते हैं। उनकी बुक है एस जयशंकर की इंडिया वे, जिसमें उन्होंने बोला था कि इंडिया को ना मल्टी अलाइनमेंट प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि अब देखो किसी भी देश पे भरोसा करके नहीं बैठा जा सकता। इंडिया किसी भी ग्रुप में नहीं है कि हाँ भाई इंडिया यूएसए के ग्रुप में शामिल हो गया। ये तो सबसे बड़ा लेसन है इंडिया को कि ये देखो यूएस ने जो पहले किया है, कभी मीठी मीठी बातें, कभी इग्नोर करना, तो इंटरनेशनल रिलेशंस में देखो यही सब कुछ चलता है। यूएसए की पॉलिसी ना अब ट्रांसैक्शनलिज्म है पूरी तरह से। यूएसए इस चीज पे फोकस करता है कि सामने वाला देश हमें दे क्या सकता है, तो इस चीज पे यूएसए फोकस कर रहा है। अमेरिका फर्स्ट। तो कल को देखो डायनामिक्स चेंज हो सकते हैं, तो इसलिए ये तो बहुत बड़ा एविडेंस है कि इंडिया को एक देश के पाले में अपनी गेंदें नहीं रखनी चाहिए और मल्टी अलाइनमेंट पे खेलना चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। ये 2020 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था और ये प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3 है जो आपको अटेम्प्ट करना है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं, कल नहीं मंडे को मिलेंगे फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।